मीठी बोलियां में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। रेत जैसी प्रेम कहानी। राजा बिस्लदे का पुत्र महेंद्र व हमीर हम उम्र थे। गुजरात का हमीर जाटेजा अपनी ससुराल अमरकोट सिंध आया हुआ था। उसका विवाह अमरकोट के राणा विस्लदे सोढ़ा की पुत्री से हुआ था। राणा विस्लदे का पुत्र महेंद्र व हमीर हम उम्र थे, इसलिए दोनों में खूब जमती थी। साथ खेलते, खाते, पीते, शिकार करते और मौज करते। एक दिन दोनों शिकार करते करते दूर लोदरवा राज्य की काक नदी के पास आ पहुँचे। जैसे दोनों ने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो नदी के उस पार उन्हें एक सुंदर बागीचा व उसमें बनी एक 2 मंजिली झरोखेदार मेढ़ी दिखाई दी। इस सुनसान स्थान में इतना सुहावना स्थान देख दोनों की तबीयत तो खुश हो गई। दोनों ने आपस में मजाक किया कि शिकार तो नहीं मिला, पर ये मेढ़ी देख के तो मन खुश हो गया। अपने ऊँट को नदी में उतार दोनों ने नदी पार कर बगीचे में प्रवेश किया। इस वीरानी जगह पर इतना सुंदर बाग देख दोनों आश्चर्यचकित थे कि अपने पड़ोस में ऐसा नखलिस्तान, क्योंकि अभी तक तो दोनों ने ऐसा नखलिस्तानों के बारे में सौदागरों से ही चर्चाएं सुनी थीं। कुछ देर बाद इधर उधर देखने के बाद कुछ पहरेदार दिखे। हमीर ने पूछा, क्या हम यहाँ एक रात के लिए ठहर सकते हैं? पहरेदार ने कहा, आप विराजिए, मैं राजकुमारी की आज्ञा लेकर आता हूँ। मूमल के आदेश से पहरेदारों ने दोनों के आराम के लिए व्यवस्था की, उन्हें भोजन कराया। तभी मूमल की एक सहेली ने आकर दोनों का परिचय पूछा। हमीर ने अपना व महेंद्र का परिचय दिया और पूछा कि तुम किसकी सहेली हो? ये सुंदर बाग व झरोखेदार मेढ़ी किसकी है और हम किस सुलक्षणी के मेहमान हैं? मूमल की सहेली कहने लगी, क्या आप मूमल का नाम नहीं सुने हैं? उसकी चर्चा नहीं सुनी? मूमल जो जग प्यारी मूमल के नाम से पूरे जैसलमेर देश में प्रख्यात है, जिसके रूप से यह सारा प्रदेश महक रहा है, जिसके गुणों का बखान यह काक नदी कल 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 गा रही है, यह झरोखेदार मेढ़ी और सुंदर बाग उसी मूमल का है, जो अपनी सहेलियों के साथ यहाँ अकेले ही रहती है। कहकर सहेली चली गई। तभी भोजन के बाद हाथ धुलाने आए नौकर ने कहा, राजकुमार, मूमल के बारे में आप क्या पूछ रहे हो? उसके रूप और गुण का तो कोई जवाब ही नहीं है। वह शीशे में अपना रूप देखती है तो शीशा टूट जाता है, सिंगार कर बाग में आती है तो चांद शर्मा कर बादलों में छिप जाता है। उसकी मेढ़ी की दीवारों पर कपूर और कस्तूरी का लेप किया हुआ है। रोज ओखलियों में कस्तूरी कूटी जाती है। दूध से वह रोज स्नान करती है। चंदन का लेप अपने शरीर पे करवाती है। मूमल तो इस दुनिया से अलग है, भगवान ने ऐसी दूसरी नहीं बनाई है। कहते कहते नौकर बताने लगा, एक से एक खूबसूरत राजा राजकुमार मूमल से शादी करने आए, पर मूमल ने तो उनकी ओर देखा तक नहीं। उसे कोई भी पसंद नहीं आया। मूमल ने कसम ले रखा है कि विवाह उसी से करेगी जो उसके दिल को भाएगा, नहीं तो पूरी उम्र कुंवारी ही रह जाएगी। कुछ ही देर में मूमल की सहेली ने आकर कहा, आप दोनों में से एक को मूमल ने बुलाया है। हमीर ने अपने साले महेंद्र को जाने के लिए कहा, पर महेंद्र ने हमीर से कहा कि पहले आप जाइए। हमीर को मेढ़ी के पास छोड़ सहेली ने कहा, आप भीतर पधारे, मूमल आपका इंतजार कर रही है। हमीर जैसे ही आगे चौक में पहुंचा तो देखा आगे उसका रास्ता रोके एक शेर बैठा है, और दूसरी ओर देखा तो उसे एक अजगर रास्ते पर बैठा दिखाई दिया। हमीर ने सोचा, मूमल कोई लगता है जादूगरनी है और नखलिस्तान रच कर पुरुषों को अपने जाल में फंसा कर मार देती होगी। वह वहाँ से निकल गया। हमीर व महेंद्र आपस में बात करते तब तक कि मूमल की सहेली आ गई और महेंद्र से कहने लगी, अब आप जाइए, मूमल आपका इंतजार कर रही है। महेंद्र ने अपना अंगरखा पहन हाथ में भाला ले सहेली के पीछे चलना शुरू कर दिया। सहेली ने उसे भी हमीर की तरह चौक में छोड़ दिया। महेंद्र को भी चौक में रास्ता रोके शेर बैठा नजर आया। उसने तुरंत अपना भाला निकाला और शेर पर पूरे वेग से प्रहार कर दिया। शेर जमीन पर लुढ़क गया और उसकी चमड़ी में भरा भूसा बाहर निकल आया। महेंद्र यह देख मन ही मन मुस्कुराया कि मूमल उसकी परीक्षा ले रही है।
तभी उसे आगे अजगर बैठा दिखाई दिया। महेंद्र ने भूसे से भरे उस अजगर के भी अपने तलवार के प्रहार से टुकड़े टुकड़े कर दिए। अगले चौक में महेंद्र को पानी भरा नजर आया। महेंद्र ने पानी की गहराई नापने हेतु जैसे पानी में भाला डाला तो ठक की आवाज आई। महेंद्र बस समझ गया कि जिसे वह पानी समझ रहा वह कुछ नहीं, कांच का फर्श है। कांच का फर्श पार कर सीढ़ियां चढ़कर महेंद्र मूमल की मेड़ी में प्रवेश हुआ। आगे मूमल खड़ी थी, जिसे देखते ही महेंद्र ठिठक गया। मूमल ऐसी लग रही थी जैसे काले बादल में बिजली चमकी हो। एड़ी तक लंबे काले बाल, मानो काली नागिन सिर से जमीन पर लौट रही हो। चंपे की डाल जैसी कलाइयाँ, बड़ी बड़ी सुंदर आँखें, ऐसी लग रही थी जैसे मद भरे प्याले हों। तपे हुए कुंदन जैसा बदन का रंग। मूमल का यह रूप देखकर महेंद्र के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, न किसी मंदिर में ऐसी मूर्ति होगी और न किसी राजा के रणवास में ऐसा रूप होगा। महेंद्र तो मूमल को बस देखता ही रहा। उसकी नजरें मूमल के चेहरे को एकटक देखती जा रही थी। दूसरी ओर मूमल मन में कह रही थी कि क्या तेज है इस नौजवान के चेहरे पर, और नयन तो नयन क्या खंजर है। दोनों की नजरें आपस में ऐसी मिली कि हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर मूमल ने नजरें नीचे कर महेंद्र का स्वागत किया। दोनों ने खूब बातें की। बातों ही बातों में एक दूसरे को कब दिल दे बैठे पता ही नहीं चला, और नहीं पता चला कि कब रात खत्म हो गई और कब सुबह का सूरज निकल आया। उधर हमीर को महेंद्र के साथ कोई अनहोनी न हो जाए सोचकर नींद ही नहीं आ रही थी। सुबह होते ही उसने नौकर के साथ संदेश भेज महेंद्र को बुलवाया और चलने को कहा। महेंद्र का मूमल को छोड़कर वापस चलने का बिल्कुल मन नहीं था, और न ही मूमल को उसे छोड़ने का कोई इरादा था। पर मूमल से यह वादा कर, मैं फिर आऊँगा मूमल, बार बार आकर तुमसे मिलूँगा। दोनों वहाँ से चल दिए। हमीर गुजरात अपने वतन रवाना हुए और महेंद्र अपने राज्य अमरकोट। मूमल से वापस आकर मिलने का वादा कर महेंद्र अमरकोट के लिए रवाना तो हो गया, पर पूरे रास्ते उसे मूमल के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। वह तो सिर्फ यही गुनगुनाता चला जा रहा था, मारी माड़े चिए मूमल, हाले नी अमराड़े देश, मेरी माड़ देश की मूमल, आओ मेरे साथ अमरकोट। महेंद्र अमरकोट पहुँचे। वहाँ का दिन तो किसी तरह राज्य के कामों में कट जाता, पर शाम होते ही उसे मूमल ही मूमल नजर आने लगती। वह जितना अपने मन को समझाने की कोशिश करता, वह उतनी ही मूमल की यादें और बढ़ जाती। वह तो यही सोचता कि कैसे लोदरवे पहुँचकर मूमल से मिलूं। आखिर उसे सूझा कि वो अपने ऊँट के टोले में ऐसा ऊँट खोजा जाए जो रातों रात उसे मूमल के पास जाकर छोड़ दे और सुबह होते ही अमरकोट आ सके। उसने अपने रायका रामू ऊँट चराने वाले को बुलाकर पूछा, तो रामू रायका ने बताया कि उसके टोले में एक चीतल नाम का ऊँट है जो बहुत तेज दौड़ता है, और वह उसे आसानी से रात को लोदड़वे ले जाकर वापस सुबह होने से पहले ला सकता है। फिर क्या था, रामू रायका रोज शाम को चीतल ऊँट पर सवार हो मूमल के पास जा पहुँचता, और तीसरे पहर महेंद्र फिर चीतल पर सवार और सुबह होने से पहले अमरकोट आ पहुँचता। महेंद्र विवाहित था, उसकी 7 पत्नियां भी थीं। मूमल के पास से वापस आने पर वह सबसे छोटी पत्नी के पास आकर सो जाता। इस तरह कोई 7-8 महीने तक यही दिनचर्या चलती रही। इन महीनों में वह बाकी पत्नियों से तो मिला तक नहीं, इसलिए वे सभी सबसे छोटी बहू से ईर्ष्या करने लगी, और एक दिन जाकर इस बात पर उन्होंने अपनी सास से शिकायत की। सास ने छोटी बहू को समझाया कि बाकी पत्नियों को भी महेंद्र ब्याह कर लाया है, उनका भी उस पर हक बनता है, इसलिए महेंद्र उनके पास जाने से मत रोका करो। तब महेंद्र की छोटी पत्नी ने अपनी सास को बताया कि महेंद्र तो उसके पास रोज़ सुबह होने से पहले आते हैं और आते ही सो जाते हैं। उसे भी उससे बातें किए हुए 7-8 महीने बीत गए हैं। कब कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। छोटी बहू की बातें सुन महेंद्र की माँ को शक हुआ, और उसने यह बात अपने पति राणा विसलदे को बताई। चतुर विसलदे ने छोटी बहू से पूछा कि जब महेंद्र आता है तो उसमें क्या कुछ खास नजर आता है। छोटी बहू ने बताया, जब रात के आखिरी पहर महेंद्र आते हैं तो उनके बाल गीले रहते हैं, जिनमें से पानी टपक रहा होता है। चतुर विसलदे ने बहू को हिदायत दी कि आज उसके बालों के नीचे एक कटोरा रखकर उसके भीगे बालों के टप के पानी को इकट्ठा कर मेरे पास लाना।
बहू ने यही किया। एक कटोरे में एकत्र पानी विसलदे के सामने हाजिर किया। विसलदे ने पानी चखकर कहा, यह तो काक नदी का पानी है। इसका मतलब महेंद्र जरूर मूमल की मेड़ी में उसके पास जाता होगा। महेंद्र की सातों पत्नियां का तो मूमल का नाम सुनकर जैसे आग ही लग गई हो। उन्होंने आपस में सलाह करके ये पता लगाया कि महेंद्र का वहां जाता कैसे है। जब उन्हें पता चला कि महेंद्र चीतल नाम के ऊँट पर सवार हो मूमल के पास जाता है, तो दूसरे दिन उन्होंने चीतल ऊँट के पैर तुड़वा दिए, जो कि होना ही था, ताकि उसके बिना महेंद्र मूमल के पास जा ही नहीं सके। रात होते ही जब रामू राय का चीतल लेकर नहीं आया तो महेंद्र उसके घर गया। वहाँ उसे पता चला कि चीतल के तो उसकी पत्नियां ने पैर तुड़वा दिए हैं और उसने रामू से चीतल जैसा दूसरा ऊँट मांगा। रामू ने कहा, उसके टोले में एक तेज दौड़ने वाली छोटी ऊँटनी है, जो सही तो है पर कम उम्र के चलते वह चीतल जैसी सुलझी हुई व अनुभवी नहीं है। आप उसे ले जाएं, पर ध्यान रखें कि उसके आगे चाबू कूचा ना करें। चाबू कूचा करते ही वह चमक जाती है और जिधर उसका मुंह होता है उधर ही दौड़ना शुरू कर देती है। तब उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। महेंद्र ऊँट पर सवार हो लोदड़वा के लिए रवाना हो गया, पर मूमल से मिलने की बेचैनी के चलते वह भूल गया कि चाबू कूचा नहीं करना है, और चाबू कूचा करते ही ऊँटनी ने एड़ लगाई और सरपट भागने लगी। अंधेरी रात में महेंद्र को रास्ता भी नहीं पता चला कि वह कहाँ पहुँच गया। थोड़ी देर में महेंद्र को एक झोपड़े में दिया जलता नजर आया। वहाँ जाकर उसने उस क्षेत्र के बारे में पूछा तो पता चला कि यह जगह बाड़मेर पहुँच चुका है। यह रास्ता पूछ जब महेंद्र लोदड़वा पहुँचा तब रात तक तीसरा पहर बीत चुका था। मूमल भी इंतजार करते करते सो चुकी थी। उसकी मेढ़ी में दिया जल रहा था। उस दिन मूमल की बहन सुमल भी मेढ़ी में आई हुई थी। दोनों की बातें करते करते आंख लग गई। सहेलियों के साथ बहनों ने देर रात तक खेल खेले थे। सुमल ने खेल में पुरुषों के कपड़े पहन पुरुष का अभिनय किया था और वह बातें करती करती पुरुष के कपड़ों में ही मूमल के पलंग पर उसके साथ सो गई थी। महेंद्र मूमल की मेड़ी पहुंचा। सीढ़ियां चढ़े जैसे ही मूमल के कक्ष में घुसा और देखा कि मूमल तो किसी पुरुष के साथ सो रही है। यह लिया है, जिसके साथ उसकी घनिष्ठता है उसी के साथ रहे, मेरा अब उससे कोई संबंध नहीं। ढोली द्वारा सारी बात सुनकर मूमल के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अब उसे समझ आया कि महेंद्र क्यों नहीं आए। मूमल ने तो सपने में भी ऐसा सोचा ही नहीं था कि उसे ऐसा भी कलंक लग सकता है। उसने तुरंत अमरकोट जाने के लिए रथ तैयार करवाया ताकि अमरकोट जाकर महेंद्र से मिल सके और उसका वहम दूर किया जा सके। वह कलंकिनी नहीं है और इसके सिवाय उसका कोई दूसरा नहीं है। अमरकोट में मूमल के आने व मिलने का आग्रह पाकर महेंद्र ने सोचा, शायद मूमल पवित्र है। लगता है मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई है, और उसने मूमल को संदेश भिजवाया कि वह उसे सुबह मिलने आएगा। मूमल को इस संदेश से आशा बंधी। रात को महेंद्र ने सोचा कि देखे मूमल मुझसे कितना प्यार करती है। सो सुबह उसने अपने नौकर को सिखाकर मूमल के डेरे पर भेजा। नौकर रोता पीटता मूमल के डेरे पर पहुंचा और कहने लगा कि महेंद्र जी को रात में काले नाग ने डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। नौकर के मुंह से इतना सुनते ही मूमल पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ी और बढ़ते ही महेंद्र के वियोग में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। महेंद्र को जब मूमल की मृत्यु का समाचार मिला तो वह सुनकर उसी वक्त पागल हो गया और सारी उम्र मारी प्यारी मूमल कहता फिरता रहा। इस तरह रेत की तरह एक प्रेम कहानी बिखर गई।